नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है क्या? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें फार्मा से रिलेटेड जितने भी एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस बने हैं उनकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। अब ये रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, लॉ, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आप पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस में ये टर्म बार बार सुनेंगे। हम बेसिक कुछ स्टेप्स हैं जिससे समझते हैं कि ये एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन बनते कैसे हैं, आगे उसको और इजीली समझा जा सके। इंडिया इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? ये इंडिया 3 पिलर्स पे काम करती है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है टू मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी का काम टू इंटरप्रेट। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाने का काम करती है, राइट? इनके 3 पिलर्स हैं: प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इम्प्लीमेंट करती है, उसके भी 3 पिलर्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट। और लास्ट है जुडिशरी। जुडिशरी जो इंटरप्रेट करती है, और इसमें भी 3 पिलर्स हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट। जब भी कोई एक्ट बनता है, डायरेक्टली एक्ट नहीं बनता है, उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है। ये जो ड्राफ्ट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एक्ट का। ये जो ड्राफ्ट है, ये बनाने के बाद पार्लियामेंट में इसे प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे क्यों बनाया जा रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लॉ क्या होंगे। बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस ड्राफ्ट में इंक्लूड होती है और पार्लियामेंट में उसे प्रेजेंट किया जाता है। जैसे ही ड्राफ्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाए, ये ड्राफ्ट कहलाता है बिल। अब इस ड्राफ्ट के ऊपर वोटिंग होती है। ज़रूरी तो नहीं हर कोई उस ड्राफ्ट से एग्री करे। कुछ लोग डिसएग्री करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ एग्री करेंगे कि यस ये रिक्वायर्ड है। अगर मेजॉरिटी एग्री करती है उस ड्राफ्ट पर या उस बिल पर, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा बिल पास हुआ, राइट? अगर मेजॉरिटी उस ड्राफ्ट के या उस बिल के फेवर में होती है, अगर प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा अगर उस बिल के फेवर में होते हैं या उसको पास कर दिया, तो जाकर वो बिल कहलाता है एक्ट। आपने ये भी सुना होगा कि एक्ट बना या एक्ट पास हुआ, राइट? ये कुछ बेसिक स्टेप्स होती हैं ड्राफ्ट से एक्ट तक। अब एक्ट तो बन गया, इस एक्ट को बनाने का काम कौन करता है? लेजिस्लेटिव कमेटी। एक्ट या लॉ, राइट? अब एक्ट तो बन गया, उसे फॉलो कैसे करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब फॉलो करने के लिए आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। रूल्स जो सभी के लिए फॉलो करना कंपलसरी होता है। अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो आपको चालान भरना पड़ेगा, ये एक रूल है, राइट? ये जो रूल होते हैं वो कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव कमेटी। सेकेंड आता है रेगुलेशंस। रेगुलेशन जनरली होती है इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ के लिए। एग्जाम्पल के लिए है आरबीआई। इन्हें भी रूल्स तो फॉलो करने ही हैं। अगर वो इंडिया में है, अगर इंडिया में रन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की कंपनी, या वो अगर इंडियन है, तो उसको रूल्स तो फॉलो करने ही हैं। पर उस रूल्स को फॉलो करने के लिए वो अपने पैटर्न में कुछ चेंज कर सकती हैं। ये रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जुडिशरी। अगर हमने रूल्स तोड़ा या कोई रूल को फॉलो नहीं किया, तो जुडिशरी जो कमेटी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं वो आते हैं, वो उसके लिए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे आपको कुछ पे करना होता है अमाउंट, या फिर आपको इम्प्रिजमेंट होता है। ये काम किसका होता है? जुडिशरी का। ऐसे एक ड्राफ्ट से एक एक्ट बनाया जाता है, और इसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आई होप अब आपको एक्ट क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, लॉ कैसे बनता है और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ बनाने के लिए, ये क्लियर होगा। अब बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की।
सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने 10 अप्रैल 1940 को पास किया। इसके बाद उसके रूल्स बने 1945 में, ताकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक के इंपोर्ट, उसके मैन्युफैक्चर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसके सेल्स को ईजिली रेगुलेट किया जा सके। ये एक्ट अप्लाई होता है एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्धा मेडिसिन्स पर, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, क्रीम्स, लोशंस, कॉस्मेटिक्स और उन डिवाइसेस पर जो डायग्नोसिस के लिए या इंटरनल या एक्सटर्नली यूज़ होते हैं। इस एक्ट के अंडर मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का रेगुलेशन मेनली स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, जैसे कि अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग। नए ड्रग को मार्केट में आने से पहले सेंट्रल अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। किसी भी नए ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल को रेगुलेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, हर ड्रग का एक क्वालिटी स्टैंडर्ड डिसाइड करना, जो भी ड्रग बाहर से इंपोर्ट होते हैं उनकी क्वालिटी सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती है। स्टेट और सेंट्रल लेवल का ड्रग कंट्रोलर के बीच कोऑर्डिनेट करना और एक्सपर्ट एडवाइस देना, ताकि पूरे इंडिया में एक एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन एक जैसा हो सके, कहीं भी डिफरेंसेस ना हो। सो ओवरऑल ये एक्ट इंश्योर करता है कि जो भी मेडिसिन और कॉस्मेटिक हम तक पहुंचते हैं वो सेफ़, इफ़ेक्टिव और क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को रेगुलेट करना, विच मीन्स इंडिया के अंदर आने वाला, बनाए जाने वाला और बिकने वाला ड्रग और कॉस्मेटिक पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। सेकेंड, इंश्योर करना कि ड्रग लोगों के लिए सेफ़ हो और उनका इफ़ेक्ट भी सही हो, और जो भी कॉस्मेटिक मार्केट में मिलते हैं वो भी स्किन या बॉडी के लिए सेफ़ होने चाहिए। थर्ड, इंडिया में स्पूरियस और सब स्टैंडर्ड ड्रग का मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट रोकना, सिर्फ हाई क्वालिटी और अप्रूव्ड मेडिसिन ही मार्केट में होनी चाहिए। फोर्थ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक को हैंडल करना, कंपाउंड करने या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिर्फ क्वालिफाइड और ट्रेंड लोग ही रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। ये भी रूल किसके अकॉर्डिंग है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग। फिफ्थ है, एक्ट के अंडर 2 टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाए गए हैं। पहला है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB, जो कि एलोपैथिक ड्रग के लिए होता है, और सेकंड होती है आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये होती है ट्रेडिशनल सिस्टम्स के लिए। इनका काम है टेक्निकल मैटर्स पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना। और लास्ट पॉइंट है 2 ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, DCC, भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अगेन ये भी एक एलोपैथिक ड्रग्स के लिए होती है, सेकेंड आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के लिए। ये कमेटी एडवाइस देती है कि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट का कैसे किया जाए। अब आते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की डेफिनेशंस पर। हर एक्ट कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे फर्स्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन, सेकंड होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड आती हैं डेफिनेशंस जो उस एक्ट में प्रॉपरली मेंशन की जाती है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है ड्रग की। ड्रग का मतलब सिर्फ टैबलेट या कैप्सूल नहीं होता। एक्ट के अकॉर्डिंग ड्रग में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वो मेडिसिन जो ह्यूमन और एनिमल्स की बॉडी के इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ होती है, उसे हम ड्रग बोलते हैं। या फिर वो सब्सटेंस जो किसी डिसीज़ या डिसऑर्डर को डायग्नोस, ट्रीट या प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एक्सेट्रा, उसे भी हम ड्रग में कंसिडर करेंगे। और जो प्रिपरेशन बॉडी पर अप्लाई की जाती है, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स, वो भी ड्रग के अंडर आती है। सेकेंड है ऐसे सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर या फंक्शन को अफेक्ट करे, लेकिन फूड नहीं हो, जैसे हार्मोनल मेडिसिन्स या स्टेरॉइड्स। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ड्रग एज पर द एक्ट। या फिर ऐसे कोई सब्सटेंस जो डिसीज़ कॉजिंग इंसेक्ट या पेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ ड्रग, जैसे कि एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल, शेल, एक्सीपिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, जो ड्रग फॉर्मुलेशन का पार्ट होते हैं, और वो डिवाइसेस जो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, और उन डिवाइसेस में भी जहाँ हम कुछ सब्सटेंस यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, उनको भी हम कंसिडर करेंगे ड्रग में। अब बात करते हैं आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग की। सो वो मेडिसिन्स जो इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है, अगेन ह्यूमन और एनिमल्स के लिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आयुर्वेदी, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स।
सेकेंड, डिसीज़ और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए यूज़ होने वाली ड्रग को भी हम आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी ड्रग बोल सकते हैं। और थर्ड, ऐसी फॉर्मुलेशन जो ट्रेडिशनल सिस्टम के ऑथरेटिव बुक्स में लिखी होती हैं, जैसे कि चरक संहिता, यूनानी बुक्स एक्सेट्रा। इन बुक्स को फर्स्ट शेड्यूल में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। मींस कोई भी मेडिसिन इन ट्रेडिशनल बुक्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनी गई है या बनाई गई है तो वो आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी ड्रग उसे बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है मिस ब्रांडेड। कोई भी ड्रग मिस ब्रांडेड तब माना जाता है जब फर्स्ट फॉल्स और मिसलीडिंग लेबल हो। अगर उसके लेबल, कंटेनर या लीफलेट पर ऐसी कोई बात लिखी हो जो फॉल्स क्लेम करती हो, जैसे कि कहना कि ये ड्रग कैंसर क्योर करती है जबकि ऐसा एविडेंस नहीं है, या अगर कोई मिसलीडिंग डिज़ाइन या डिवाइस यूज़ किया गया हो उस पर्टिकुलर ड्रग के लेबल पर मार्केटिंग में, सो वो ड्रग हम कंसिडर करेंगे एज अ फॉल्स और मिसलीडिंग लेबल। सेकेंड, कंसीलिंग डैमेज और फेकिंग वैल्यू। सो अगर ड्रग को ऐसे कलर, कोटिंग, पाउडर या पॉलिश किया गया हो जो उसके डैमेज को छुपा दे और उससे ऐसे दिखाए जैसे उसका कोई जो उसका थेरापेटिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हो। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जब ड्रग की असली क्वालिटी या पर्पस को गलत तरीके से दिखाया जाता है तो उसे हम बोलेंगे मिस ब्रांडेड ड्रग। अब बात करते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग की, मींस मिलावटी ड्रग्स। एक ड्रग को एडल्ट्रेटेड तब माना जाता है जब डर्टी और डिस्कम्पोज्ड मटेरियल हो। सेकेंड, प्रिपेयर्ड इन इनसैनिटरी कंडीशन। अगर ड्रग को ऐसी जगह पर बनाया गया है या पैक किया गया है या स्टोर किया गया हो जहाँ क्लीनलीनेस नहीं है, जैसे कंटेमिनेशन हो सकता है और वो हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, सो ऐसी ड्रग को भी हम क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेटेड। नेक्स्ट, रॉन्ग और नॉन प्रिस्क्राइब्ड कलर। अगर ड्रग में गलत या अलाउड नहीं की गई डाई या कलर यूज़ किया गया है तो उसे भी एडल्ट्रेटेड बोलेंगे। नेक्स्ट, हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट। अगर ड्रग में कोई हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो जो हेल्थ को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट, मिक्सिंग टू रिड्यूस क्वालिटी और स्ट्रेंथ। अगर उसमें कोई ऐसे सब्सटेंस मिलाया गया हो जिससे उसकी क्वालिटी या स्ट्रेंथ कम हो जाए तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेटेड ड्रग। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पूरियस। ड्रग को स्पूरियस या नकली तब माना जाता है जब या तो उसका फेक नेम से यूज़ किया गया हो या फिर कॉपी या इमिटेशन किया गया हो। अगर ड्रग किसी दूसरी किसी ड्रग का डुप्लीकेट या सब्सटीट्यूट या कॉपी हो जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं तो उसे भी हम स्पूरियस ड्रग बोलेंगे। डिसेप्टिव अपीयरेंस और लेबलिंग। अगर लेबल, कंटेनर या अपीयरेंस ऐसा हो कि वो किसी और असली या रियल ड्रग जैसा दिखे और उसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्लियरली मेंशन ना किया गया हो तो उसे भी हम स्पूरियस ड्रग बोलेंगे। नेक्स्ट, फिक्शियस मैन्युफैक्चरर। अगर लेबल पर लिखा हो कि ड्रग ऐसी कंपनी ने बनाई गई है जो कंपनी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट, फॉल्स मैन्युफैक्चरर क्लेम। अगर ड्रग पर लिखा हो कि वो किसी फेमस कंपनी का प्रोडक्ट है जबकि वो एक्चुअली उसका प्रोडक्ट नहीं हो तो भी उसे क्या बोलेंगे, स्पूरियस ड्रग। इन शॉर्ट, स्पूरियस ड्रग मतलब झूठी आइडेंटिटी के साथ बनाई गई ड्रग या बेची गई ड्रग जो पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। अब बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की। सो ड्रग इंस्पेक्टर एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसका मेन काम होता है ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को इंश्योर करना, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल शॉप तक ड्रग का इंस्पेक्शन करना, चेक करना कि कोई ड्रग मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड या स्पूरियस तो नहीं है, लॉज और रूल्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पर नज़र रखना और वॉल्यूशन होने पर लीगल एक्शन लेना, जैसे सैम्पलिंग, सीज करना कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट को। इन शॉर्ट, ड्रग इंस्पेक्टर पब्लिक को सेफ और जेन्युइन मेडिसिन देने के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉस्मेटिक। सबको लगता है कॉस्मेटिक मतलब मेकअप। सो कॉस्मेटिक का मतलब सिर्फ मेकअप नहीं होता। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट तब कॉस्मेटिक कहलाता है जब वो ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई किया जाता है।
या उसे रब करके, पोर, स्प्रिंकल, स्प्रे या किसी भी तरीके से। इसका मेन पर्पस होता है क्लेंजिंग, ब्यूटिफिकेशन, अट्रैक्टिवनेस प्रमोट करना और अपीयरेंस को अल्टर करना। यानी फेस वॉश, परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स, फेयरनेस क्रीम्स, शैम्पूस, ये सब कॉस्मेटिक के अंडर आते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक का कोई भी कंपोनेंट जैसे फ्रेग्रेंस या कलर एडिटिव, वो भी कॉस्मेटिक के डेफिनेशन में काउंट होता है। अब समझते हैं मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक क्या होता है। एक कॉस्मेटिक को मिस ब्रांडेड तब माना जाता है जब नॉन प्रिस्क्राइब्ड कलर उसमें यूज़ किया गया हो, जो एज़ पर लॉ के अकॉर्डिंग वो अलाउड नहीं है अगर कॉस्मेटिक में ऐड करने के लिए। सेकेंड, इम्प्रॉपर लेबलिंग, अगर कॉस्मेटिक के लेबलिंग को प्रिस्क्राइब्ड रूल फॉलो नहीं करता या उसके अकॉर्डिंग नहीं किया गया है, जैसे उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं की गई, बैच नंबर या एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं किया गया, तो उसे हम बोलेंगे मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, अगर प्रोडक्ट के लेबल या एडवर्टाइजमेंट पर झूठी या रॉन्ग बातें लिखी हो, जैसे 100% हर्बल लिखा हो जबकि इंग्रेडिएंट सिंथेटिक हो, सो उसे भी हम क्या बोलेंगे, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक। इन शॉर्ट, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक का मतलब होता है गलत लेबल, बैंड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना या मिसलीडिंग क्लेम्स के साथ में मार्केट में आई हुई कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पूरियस कॉस्मेटिक। एक कॉस्मेटिक को स्पूरियस कब कहेंगे, जब कॉस्मेटिक किसी दूसरी कॉस्मेटिक के नाम पर इंपोर्ट किया गया हो या उसका डुप्लीकेट, सब्सटीट्यूट या कॉपी किया गया हो, जिससे कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाए। एग्जाम्पल, एक चीप फेयरनेस क्रीम बनाई गई है लेकिन उस पर लिखा गया है फेयर एंड फाइन, जो रियल ब्रांड फेयर एंड लवली जैसा लगता है, उसे हम बोलेंगे स्पूरियस कॉस्मेटिक। सेकेंड है फॉल्स मैन्युफैक्चरर, अगर कॉस्मेटिक के लेबल या कंटेनर पर लिखा गया हो कि वो किसी इंडिविजुअल कंपनी ने बनाया गया हो, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिक्शस है, तो उसे भी हम फॉल्स मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैन्युफैक्चरर का नाम दिया गया हो ग्लो कॉस लैब, जो किसी भी गवर्नमेंट लिस्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट है डिसेप्टिव पैकेजिंग, अगर प्रोडक्ट दूसरे कॉस्मेटिक की तरह दिख रहा हो लेकिन एक्चुअल में वो है ही नहीं और उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो भी क्लियरली मेंशन नहीं की गई हो। मींस प्रोडक्ट पैकेजिंग या लेबल को देखकर कंज्यूमर इजीली कंफ्यूज हो जाए, तो उसे भी हम स्पूरियस कॉस्मेटिक बोलेंगे। नेक्स्ट है ड्रग स्टोर एंड फार्मेसी। हम कई बार ड्रग स्टोर एंड फार्मेसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ड्रग स्टोर एक ऐसा रिटेल स्टोर होता है जहाँ पर मेडिसिन्स तो होती ही हैं, प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर दोनों टाइप की, बट उसके साथ में कुछ कॉस्मेटिक्स, स्नैक्स, टॉयलेटरीज, हाउस होल्ड प्रोडक्ट सब कुछ स्टोर होता है, सेल किया जाता है। यहाँ पर ओवर द काउंटर ड्रग के लिए फार्मासिस्ट हो तो बेटर है, नहीं भी होगा तो इट्स ओके, बट प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग के लिए फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, मस्ट है। सेकेंड आते हैं फार्मेसी पर। सो फार्मेसी एक लाइसेंस्ड प्रेमाइसिस होता है जहाँ पर ड्रग को सेल किया जाता है। ये जो डिस्पेंसिंग होती है ये क्वालिफाइड पर्सन विच मीन्स फार्मासिस्ट के थ्रू ही की जाती है। नेक्स्ट आते हैं एनालिस्ट पर, ड्रग एनालिस्ट। सो गवर्नमेंट एनालिस्ट और ड्रग एनालिस्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। इनका मेन काम होता है ड्रग सैंपल का टेस्ट या एनालिसिस करना, जो उन्हें इंस्पेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू मिलते हैं। इनका जो भी एनालिसिस रिपोर्ट होता है उनका यूज़ लीगल एक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और पॉलिसी डिसीजन में किया जाता है। एनालिस्ट अपने टेस्ट रिजल्ट्स गवर्नमेंट को भेजता है और कभी कभी रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है ताकि पब्लिक हेल्थ को और बेटर बनाया जा सके। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर विच मीन्स वो पर्सन या कंपनी जो किसी ड्रग या कॉस्मेटिक को बनाता है, उसके प्रोसेस में कुछ भी और फर्दर कोई प्रोसेस करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, जैसे उसको अल्टर करना या चेंज करना, उसको डिज़ाइन या उसके अपीयरेंस को इम्प्रूव करना, उसको फाइनल टच देना, पैकिंग या लेबलिंग करना, या फिर उसको सेल करने के लिए रेडी करना। नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्पोर्ट का मीन्स इंडिया के बाहर से कोई भी चीज़ जैसे ड्रग या कॉस्मेटिक का इंडिया के अंदर लाना। इन सिंपल वर्ड्स, जब कोई मेडिसिन फॉरेन कंट्री से इंडिया लाया जाता है तो उसे इम्पोर्ट कहते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन वो ड्रग्स होती हैं जिनकी थेराप्यूटिक एफिकेसी
मींस ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस लॉन्ग क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रूव हुई होती है। ये मेडिसिन ऑथोरेटिव होम्योपैथिक लिटरेचर में डिस्क्राइब्ड टेक्निक से ही बनाई जाती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेडिसिन पेरेंटल रूट जैसे इंजेक्शन से नहीं दी जाती। ये यूजुअली ओरल, टॉपिकल और किसी माइल्ड रूट से दी जाती है। सो ये था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पार्ट 1। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।